हेलो स्टूडेंट, आपका बीके एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे हिस्ट्री क्लास 6 का एनसीईआरटी। तो आज हम लोग पहला चैप्टर हिस्ट्री का क्लास 6 का एनसीईआरटी करने जा रहे हैं। देखो, क्लास 6 का एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो स्टार्ट करते हैं। तो रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी और अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर गई और 100 साल पहले ये सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले हुआ था। तो देखिए, कैसे हम लोग को पता लगता है, तो कैसे पता लगता है, तो यह जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कल क्या हुआ था, रेडियो या अखबार या टेलीविज़न या कुछ भी हम लोग अखबार पढ़ते हैं, या कुछ भी हम लोग दूर के बीते हुए चीज़ों को जानने के लिए या कल के परसों को जानने के लिए हम लोग को अखबार से। तो इसी प्रकार से हम लोग इतिहास क्यों पढ़ते हैं? इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि बीते हुए बातों को जानने के लिए इतिहास पढ़ा जाता है। तो अतीत के बारे में हम क्या जानते हैं? अतीत के बारे में हम लोग को जानते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता कैसे आया था, मोहनजोदारो को खोज कौन किए थे, मोहनजोदारो ने जाके खोज किए थे, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदारो, ये सब जो खोज हुआ, पतन हुआ, कैसे। तो देखिए, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह से घरों में रहते थे, हम अखोटों जैसे शिकारियों या पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्प और कला, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं इतिहास में ही। यही नहीं कि हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कैसे खेलते थे, खेलकूद क्या होता था, कौन सी कहानियाँ सुनते करते थे, क्या होता था, ये कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन से गीत सुना करते थे, ये सब हम लोग जानते हैं। देखिए, लोग कहाँ रहते थे, अब इसमें हम लोग को ये पता है लोग कहाँ रहेंगे। तो देखिए, कई लाखों वर्ष पहले हम लोग जब लोग इस नदी के तट पर, कौन सा नदी, नर्मदा नदी तट पर, नाइल रिवर के तट पर, ये सब आराम लोगों ने। अब देखिए, रिवर के सामने में किस रहता था, रिवर के इसलिए रहता क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी अच्छा हो सकता था, वहाँ पे बसेरा कर सकते। तो इसीलिए कुशल संग्राह थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपेश से परिचित था और संग्रह किया करते थे। ये जानवर को शिकार करके, जिसे कि अखोट मतलब शिकार भी करते थे। तो हम लोग जानते हैं कि दूसरा क्या होता है। अब देखिए, अब तुम उत्तर से पश्चिम की ओर सुलेमान के और किरत पहाड़ियों का पता लगा। तो उत्तर से पश्चिम देखिए, तो अब क्या है कि उत्तर से पश्चिम हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता था। तो इसी क्षेत्र में देखिए, इसी क्षेत्र में हम लोग को पता लगता था, इसी क्षेत्र में इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष, कहाँ कितने, 8000 पूर्व, जिसे स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ और जैसी जौ फसलों का उपजान। अब पीटी में आपका पूछा जाएगा कि कितने वर्ष पहले स्त्री और पुरुष जौ, गेहूं और जैसे फसलों का इस्तेमाल। तो हो सकता है 8000 पूछेगा, 7000 पूछ सकता है, 5000 पूछ सकता है, 6000 पूछ सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए धरिए 8000 होगा। तो 8000 आप टिक मार दो। ये पीटी और मेंस में पूछा जा सकता है, ये पीटी में भी क्वेश्चन पूछा जाए। अब देखिए, उस बार में पूछा जाता है भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुपालन को बनाना शुरू कर दिया था और लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत। देखिए, विंध्याचल पर्वत कहाँ है, देखिए ये पहाड़ियाँ हो गया और ये एक पहाड़ियाँ हो गया। तो ये पहाड़ियों के बारे में बताया जाता है। और कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र में जहाँ कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल का उपजाव किया था, और यहाँ पे उत्तर में स्थित है। देखिए, पूछेगा कि सबसे पहले चावल का खेती का उपजाव कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा विंध्या पहाड़ियों में चावल का खेती जहाँ सबसे पहले स्टार्ट हुए थे। अब दूसरा हम लोग जानते हैं तीसरा। तो प्राचीन पर सिंधु तथा उसकी सहायता नदियों पर पता लगा। तो प्राचीन से सिंधु नदियाँ, तो क्या था, तो प्रयास करते हैं। तो देखिए, हम लोग आप जानते हैं कि क्या चीज़ जान रहे हैं। देखिए, सहायक नदी क्या हो, क्या उन्होंने कहते हैं कि जो एक बड़ी नदियों में मिल जाती है उसे सहायक नदी, मतलब कोई मान के चले कोई भी नदी यहाँ पे आ रहा है तो बड़ी नदियों में जाके मिल जा रहा है, उसे सहायक नदियाँ बोलते हैं। जैसे फल फूल, फूल, गंगा या उसकी सहायक नदियां हैं। आप पूछेंगे कि इसकी सहायक नदियां का नाम बताया। तो देखिए, आरंभ में फल फूल जो है गंगा और उसकी सहायक नदियां होते हैं। नदियां किनारे जो कि तथा समूह तट पर और इलाकों के नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों सोन का पता लगा।
तो गंगा तथा, तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, मगध मतलब होता वर्तमान में जो बिहार, मतलब बिहार का पहले नाम, वर्तमान में पहले नाम था मगध, अब बदल के हो गया आपका बिहार नाम से जाना जाता था। इसके शासन बहुत ही शक्तिशाली थे, वहाँ का शासन काल जो बहुत ही शक्तिशाली था और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापना किया था और देश के अन्य हिस्सों में भी एक ऐसा राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो मतलब पूछ सकता है कि बिहार का पूर्व नाम क्या था, तो वर्तमान नाम क्या था, तो अभी तो वर्तमान नाम के बिहार है, तो बिहार का पूर्व नाम आपका था मगध। याद रखिए, पीटी में हो सकता है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पीटी का क्वेश्चन में। नेक्स्ट, तो लोगों के सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तथा यात्रा की, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ियाँ रेगिस्तान नदियाँ तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी कभी लोग क्या काम की तलाश में एक स्थान से दूसरा स्थान, प्राकृतिक के क्षेत्र में आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं जैसे दूसरे क्षेत्रों के पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके लिए अतिरिक्त व्यापारियों को कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथियों का मूल्य और वस्तुएं लेकर जाते। एक स्थान से, मतलब देखिए क्या बताया गया कि कहीं कहीं हम लोग जाते थे तो एक स्थान से दूसरा, उस टाइम में तो ट्रेन, रेलोप्लेन, जहाज तो चलता है, तो ये लोग जो भी थे तो ये लोग अपने से जाया करते थे एक स्थान से, तो कई सौ साल, कई वर्ष लग जाता, कई महीने लग जाते थे जाने में। तो उसी में मौसम जब चेंज होता तो कहीं वहीं पे जाकर वो लोग बसेरा कर लेते थे, दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुक कला भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों तथा जानने की अवकाश मिलती थी। मतलब देखिए, अब जो हम ही लोग कभी ट्रेन में जाते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो कोई ट्रेन में किसे हम लोग का आदमी मिल जाते, एक बातचीत करते करते कहीं के बारे में हम लोग जानते, उसी वजह से ये लोग भी जाते थे, तो ये लोग का साथ में कोई दोस्ती यारी हो जाता, तो वो लोग एक कस्बा से दूसरा कस्बा जाने के टाइम में एक दूसरे से बातचीत है। फिर क्या होता है, एक बार फिर मानचित्र जाओ और देखो, पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप को प्राकृतिक सीमा का एक नियंत्रण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहता वो ऐसा ही कर सकते थे। वे पर्वत की ऊंचाइयों को छू सकते थे, गहरे समुद्रों को पार कर सकते थे, उपमहाद्वीपों को व्यवहार से कभी कुछ लोगों को यहाँ जाए और यहीं बस गए। लोगों के इस आगमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समुद्री कर दिया। तो देखिए अब क्या बता, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये क्या है, तो ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अब ये चीज़ जानने के लिए हम लोग को जानना जरूरी है। तो देखिए, क्या कई वर्ष से लोग पत्थर की तलाश में संगीत की रचना, यहाँ के एक की भोजन बनाने के लिए तरीकों के बारे में एक दूसरे को विचार करते थे। देखिए देश का नाम, अब हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया जो भारत, तो क्या अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों से प्रयोग करते थे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। देखिए पूछेगा, पीटी में पूछा जाए, इंडिया शब्द किससे निकला, था इंडस से निकला हुआ है, जिसके संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनानी को पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पहले पूर्व उत्तर पश्चिम में की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों, देखिए 2500 वर्ष पहले यूनानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इन नदियों को पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश के इंडिया कहा। भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग ने एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह को उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद भी मिलती है। इस बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। देखें, भारत में पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पुराना, मतलब इंडिया जो है इंडस से लिया गया, जिसको हिंदी संस्कृति भाषा में सिंधु बोला गया। तो यूनानियों और ईरानी जब आए थे तो सिंधु को हिंदस अथवा इंदोस बोला। तो इसी के नाम से हम लोग भारत को इंडिया या भारत भी बोलते हैं। अतीत के बारे में कैसे लगा, तो देखिए अब अतीत के बारे में कैसे पता चला, तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, देखिए इनमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकें का ढूंढना और पढ़ना। और पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि की ही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली मैन्युस्क्रिप्ट, देखिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द से, लैटिन शब्द से मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखना,
है। पांडुलिपि प्राय तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे गए। अब पूछा जाएगा, एक पीटी में क्वेश्चन पूछेगा पांडुलिपि किसे कहते हैं, तो मेंस में भी पूछ सकता है, पीटी भी पूछ सकता है कि पांडुलिपि क्या है, ये पांडुलिपि। तो पांडुलिपि का अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। देखिए एक पांडुलिपि, ये है एक पांडुलिपि का जो कि हम लोग को दिखाई दे रहा है। पांडुलिपि ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ये जो भोजपत्र जिसे कि पेड़ के छाल से लिखा गया, अब इसमें कीड़ा मकोड़ा खा गया था, तो हम लोग को बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा ये लोग खा गए, तो कुछ पांडुलिपि बचे हुए जो कि ये कहाँ मिलेंगे। तो देखिए, तो इतने वर्षों में पांडुलिपि कहाँ मिल रहे हैं, तो पांडुलिपि इतने वर्षों में इसमें से कई पांडुलिपि कीड़े ने खा लिया तो कई नष्ट कर दिए, फिर भी ऐसे कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध कहाँ। तो पांडुलिपि तो बहुत पुराना है। तो देखिए पांडुलिपि को कीड़ा मकोड़ा खा, क्योंकि ये तो एक तार के पत्ते से लिखा रहता था, तो बहुत सारा सड़ गया, बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा, तो ये कहाँ मिलेंगे। तो देखिए हम लोग को पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। मतलब ये कहाँ अभी भी मिलेंगे, पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। इन पुस्तकों का धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं जीवन और सिद्धियां तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों को चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कवियाँ तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृति में लिखी हुई मिलती है और जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आए लोग करते हैं। देखिए प्राकृतिक में मतलब पहले संस्कृत में लिखा रहता था, संस्कृत में आपका पहले ये लिखा रहता था। हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाए थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। मतलब देखिए हम लोग को ये तो उस टाइम में किताब कॉपी ये सब तो रहता ना, तो यही चीज़ पे लिखा था। अब उसी के वजह से आज हम लोग ये संस्कृत के बारे में जानते हैं, शब्द कैसे लिपि आया है, कैसे कैसे क्या, वो सब इसी वजह से ये सब पांडुलिपि में लिखे हुए रहते थे। तो कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख को मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों की सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण को उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेख भी जोखा मिलता है। मतलब पांडुलिपि में क्या क्या मिला, राजा महाराजा क्या पहनते थे, कि राजा महाराजा लोग कैसे लड़ाई किए थे, कौन कौन विजय हुआ था, ये स्त्री पुरुष के बारे में बताते थे, क्या वो वस्त्र पहनते थे, क्या उनके पास में सामान रहते थे, वेशभूषण, सब पांडुलिपि में लिखा रहता था। हम लोग तभी उसी को आज हम लोग पढ़ के जान के ये पांडुलिपि में, क्योंकि उस टाइम में तो कलम कॉपी कुछ नहीं थे, पांडुलिपि में संस्कृत है, इसलिए देखिएगा रामायण भी देखिएगा इस टाइप का ही पांडुलिपि में लिखा रहता है। तो देखिए लगभग 2250 वर्ष पुराना यह लेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधारा से प्राप्त हुआ था। देखिए 2250 वर्ष पुराना, 2250 सोच रहे 2200 पुराना, ये कहाँ मिला था, अफगानिस्तान के कंधारा से प्राप्त हुआ था। वह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था और इस शासन के लिए विषय में तुम अध्ययन 8 में पढ़ते हो। मतलब इसको 8 में पढ़िएगा कि आगे चल के क्या होता है, 8 क्लास में पढ़िएगा। किसी भी लिपि का प्रयोग करते हैं, लिपियाँ अक्षरों अथवा संस्कृतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं, हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अराइविक नामक से 2 विभिन्न लिपियों तक। देखिए हम लोग जो बोलते हैं ये सब क्या है, एक संस्कृत भाषा बोलते हैं या ये सब बोल भाषा हम लोग कैसे जानते थे, ये पांडुलिपि में पता चला। अब देखिए क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ है, ऐसे करवाने वाले क्या कठिनाई आती है। देखिए इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतिरिक्त में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्तित्व पुरातत्व कहलाते थे। पुरातत्व पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों में चित्र तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे और वे औजारे हथियारों वर्तमान में आभूषण भी करते थे। अब देखिए, अब ये हम लोग देखते हैं ये क्या है, ये हम लोग जानते हैं कि ये एक क्लस है, ठीक है। उस टाइम में मिला था कि जिस टाइम में खुदाई जब हुआ था तो ये एक लिपि जो है फॉसिल्स वगैरह ये मिले थे, तथा सिक्कों की प्राप्ति करने के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। ये खुदाई में देखिए मिला हुआ ये एक सुढ़ाई है और ये एक फॉसिल्स वगैरह है, जिसे हम लोग फॉसिल्स या क्या बोलते हैं आपका
इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, इनकी मिट्टी तथा धातुएं बनी हो सकती थी। ऐसे में कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाली है। पुरातन और जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों ने की हड्डी भी ढूंढते हैं। इससे इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है और अतीत में लोग खाते हैं तो पीते हैं क्या क्या, मतलब ये सब के बारे में हम लोग को जानने मिलता था। देखिए, पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरात्मक से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत और शब्दों का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। मतलब इतिहासकार किसे, अब पूछेगा कि इतिहासकार किसे कहते हैं? इतिहासकार उसे कहते हैं जो अतीत के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? अतीत के बारे में, मतलब पुराने बीते हुए बातों के बारे में। इतिहासकार तथा पुरातन उन जासूसों की तरह हैं जो लोग सभी स्त्रों का प्रयोग करते हैं, सुराग के रूप में कई अतीत की जानने का प्रयास करते हैं। अतीत और एक अनेक। अतीत अब क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऐसा क्या तत्व है? देखिए, इसमें बताया गया एक प्राचीन नगर में प्राप्त पर इस तरह के पात्रों का प्रयोग है 4700 वर्ष पूर्व होना था। दाएं और मतलब ये 4700 वर्ष पुराना है। सोच लिए, चांदी का सिक्का है। देखिए, यहाँ पे एक चांदी का सिक्का बताया गया जो कि हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से सिक्का कैसे भिन्न है, देख लीजिए। नेक्स्ट, अब हम लोग को बताया गया कि क्या, अब देखिए कि और से ध्यान किया गया है कि अगर अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्प के जीवन से बहुत ही भिन्न था। जैसे कि हम आज भी देखते हैं, कुछ समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपने भोजन की मछलियां पकड़ कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते थे। इसीलिए विपरीत शहरों करने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यापारियों पर निर्भर करते थे और इसी तरह भेद के अतीत में विद्यमान थे। देखिए, इसके अतीत एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखने तथा यह कारण है कि हम उन शासनों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषि अथवा पशुपालन जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातनों ने सहायता में हमें उन जीवन को जानने की मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। तिथि का मतलब देखिए, आज हम लोग साल पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं, साल बोलते हैं। ये साल और तिथि नहीं था। तो पहले क्या होता था, देखिए, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में कुछ, तो तुम शायद यह कहोगे दिन में, महीना में, तारीख में, ये हम लोग, लेकिन जैसे 2000 या इसी तरह कोई और वर्ष बताओगे। हम वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवृत्ति ईसाई मसीह के जन्म की तिथि की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा मसीह से जन्म से पहले के जानने की है और इसे पुस्तक में 2000 का अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं। वर्तमान में ये पूर्व तिथि उल्लेख करी गई है। नेक्स्ट, अब देखिए, नेक्स्ट क्या है, तो अब बोला गया क्या चीज, देखिए, अंग्रेजी में बीसी, जिसे हिंदी में ईसा पूर्व, बीसी मतलब बिफोर क्राइसिस, ठीक है, बिफोर क्राइसिस, जिसे बिफोर क्राइसिस बोला गया, ईसा मसीह के पूर्व होता है। और कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ई लिखा जाता है, जिसे ईसवी बोलते थे, लिखी पड़ती। यह एनो डोमिनेट, ई एडी का मतलब एनो डोमिनी और नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। अच्छा, इसमें पीटी में पूछ सकता है कि एडी किस शब्द से बना है, तो बोलिएगा लैटिन शब्द से बना हुआ है, ठीक है, तो बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी का जगह बीसीई का प्रयोग होता है, जिसमें सी अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा, बीसी कॉमन एरा, सीबी जिसे कॉमन एरा भी बोल सकते हैं, तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा, बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए। सोच लिए, कोई पूछेगा कि बीसीई का तो बिफोर कॉमन एरा,
का प्रयोग किया जाता था और कहते थे, क्योंकि विषय विश्व के अधिकांश देशों में यह अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। भारत में भी तिथियों के बारे में जानने रहे तो रूप में प्रयोग करने लगे 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। मतलब बिफोर क्राइस्ट ईसा मसीह के जन्म से पहले जो बताया गया तिथि और 200 वर्ष के बाद ये मान लिया गया। अब देखिए, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष से लिखी गई थी। सभी अभिलेख लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ था। समय साथ साथ अभिलेखों का या प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत ही बदलाव आ चुका है। इसी विद्वानों से जैसे मतलब हम लोग जान पाते हैं कि क्या लिखा था, क्या पढ़ते थे, क्या बोलते थे, अज्ञात हो चुका है। ये प्राकृतिक लगाव हो। अब देखिए, इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश के मिस्र में मिलती है। लगभग 500 वर्ष पूर्व वहाँ राजा रानी की कहानी। देखिए, PTOLMIISKLIOPADTRA, ये सब बहुत सारी चीज़ दिखाए गए। अब हम लोग जानते हैं क्या, तो देखिए मिस्र के इसी तट पर रोसेट्टा नामक एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पत्र पर एक लेख 3 विभिन्न भाषाओं पर तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि का 2 प्रकार है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि राजाओं तथा रानियों के नाम पर एक छोटे से फ्रेंच में दिखाई है। कारतूस कहा जाता है, इसे कारतूस में लिखा गया। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्रों के संकेत अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों के समानता पूर्व और ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहाँ एक अक्षर के लिए शेर तथा अक्षर के लिए पहाड़ियों चित्र बनते हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षरों के लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वो आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकता है। देखिए, यात्रा में पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास का स्रोत, अज्ञात लिपि और अर्थ मिला है। तो कुछ जैसे देखिए, अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्वेश्चन है। देखिए, कृषि का आरंभ हुआ था 8000 वर्ष पूर्व। पीटी में एकदम क्वेश्चन में आएगा ही आएगा कि कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब माना जाता है? तो 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य है, 2500 वर्ष पहले का बताया गया है और वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व है। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग के लिए क्वेश्चन है। नर्मदा नदी, घाटक, मगध, गारो पहाड़ियाँ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ और गंगा घाटी, ये सभी आपको भरना है और पांडुलिपि के अभिलेखों का प्रयोग करना है, ये आपको बताएगा। थैंक यू दोस्तों। अब ये चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और आप लोग का पूरा यूपीएससी का, बीपीएससी का, सभी का एनसीईआरटी इसी में सॉल्व होगा। और एनसीईआरटी एक कॉमन है, जरूरी नहीं कि आप बीपीएससी यूपीएससी का ही तैयारी करो। कोई भी एग्ज़ाम का एनसीईआरटी जो है बहुत ही बेस है, इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी पहले जानेंगे, उसके बाद फिर आगे का हम लोग सवाल लेंगे। इसी में सीसेट भी होगा, हर चीज़ आपको दिया जाएगा, मैथ क्लासेस भी होगा, सभी। आप नए आएंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद एंड बाय बाय।